कराची में मुबैना तौर पर पुलिस फायरिंग से जाँ बहक निमरा की नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। अहले खाना और ऐनी शाहिदीन ने पुलिस को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। ये घर है बदनसीब निमरा का, जो दिल में अरमान सजाए अपनी मेडिकल की तालीम हासिल करने में मसरूफ थी। गुज़िश्ता शब अंडा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में गोली लगने से जाँ बहक होने वाली 20 साला निमरा के अहले खाना गम से निढाल हैं। मकतूला की रिहाइश पर दोस्त, अहबाब समेत अजीज व अकारिब यही सवाल करते नजर आ रहे हैं कि निमरा का आखिर कसूर क्या था। पुलिस गर्दी का शिकार हम लोग कब तक होते रहेंगे और हमारे ये बच्चे जो कौम का असासा हैं, जो 4 साल पढ़ने के बाद अब फाइनल ईयर में पहुंचते हैं और जो कौम के मसीहा हैं, वो कल इस तरह से अगर कहीं पे भी खुलेआम मार दिए जाते हैं तो किसका नुकसान है। पूरे पाकिस्तान में ये मसले मसाइल हो रहे हैं। पुलिस हमारी टोटली फेल होगी, ट्रेंड लोग नहीं है, पकड़ते हुए चोर को पकड़ते हुए सबको मार देंगे। आप दीगर कंट्रीज में देखें, वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, हमारी ट्रेनिंग ही नहीं। मकतूला के भाई ने पुलिस की गैर पेशेवराना तरबियत को बहन की मौत का जिम्मेदार करार दे दिया। पब्लिक एरिया में उन्होंने ये इस तरह से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, फायर कर दिया। डकैतों की हो या इनकी हो, पुलिस को तो बिल्कुल इस तरह से नहीं स्टेप लेना चाहिए था। दूसरी जानिब ऐनी शाहिदीन भी पुलिस के भागते हुए डाकुओं पर फायरिंग की दास्तान सुना रहे हैं। बच्चे ने देखा कि अम्मी नहीं चिंगारियां निकल रही हैं सामने से, तो वो डकैतों को फायर कर रहे थे। डाकू फायरिंग नहीं कर रहे थे, डाकू सिर्फ भाग रहे थे आगे और बाकी पुलिस वाले पीछे से फायरिंग कर रहे थे। मकतूला की नमाज जनाजा अंडा मोड़ पर अदा की गई, जिसके बाद आहों और सिस्कियों में मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में तदफीन भी कर दी गई। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट मांग ली है। मुराद अली शाह कहते हैं कि इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उधर पुलिस ने भी तहकीकात का आगाज कर दिया है और 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। मेडिकल की तालिबा निमरा तो इस जहां से चली गई, मगर उसकी मौत पुलिस की फायरिंग से हुई या डाकुओं की, मौमा अभी तक हल ना हुआ। वाक़े ने जहां पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए हैं, वहीं सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी भी खुलकर सामने आ गई है। अमल के बाद निमरा। कराची में 22 साला निमरा की नागहानी मौत ने एक बार फिर पुलिस के निजाम पर सवालात उठा दिए। निमरा किसकी गोली का निशाना बनी, भागने वाले डाकुओं की या पीछा करते पुलिस? तहकीकात के लिए एडिशनल आईजी कराची ने डीआईजी सीआईए आरिफ हनीफ की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी। तफ्तीशी टीम ने जाए वक़ुआ का दौरा किया। टीम पुलिस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले एहलकारों के बयानात कलमबंद करेगी। दूसरी जानिब एसएसपी सेंट्रल आरिफ राव ने निमरा की नमाज जनाजा के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि फॉरेंसिक के लिए गोलियों के खोल भेजे जाएंगे। अभी ऑफिशियल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी वो, और फोरेंसिक इसकी पूरी एनालिसिस होगी, वेपन्स की एनालिसिस होगी, डाकुओं से मिलने वाले वेपन्स की एनालिसिस होगी, पुलिस वेपन्स की एनालिसिस होगी, और उसके वूंड को देखा जाएगा, डिस्टेंस को देखा जाएगा, तमाम चीज़ों को, यानी शाहिदीन के बयानात को तमाम को मद्देनजर रखते हुए फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। इस वाक़े ने जहां पुलिस निजाम पर सवाल उठाए, वहीं कराची के अस्पतालों की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया। वाक़े के फौरी बाद निमरा को अब्बासी शहीद अस्पताल लाया गया, जहां सहूलियात न होने पर डॉक्टर्स ने जिना अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की। अगर निमरा को अब्बासी शहीद अस्पताल में बरवक्त तिब्बी इमदाद मिल जाती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। दूसरी जानिब कराची में मुबैना तौर पर मुजरे सेहत खाना खाने से जाँ बहक 5 बच्चों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अस्पताल में ज़ेरे इलाज जाँ बहक बच्चों की फूफी भी जान की बाजी हार गई। नौबहार रेस्टोरेंट और स्टूडेंट्स बिरयानी के मालिकान की भी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के निजी होटल में मुजरे सेहत खाना खाने से जाँ बहक बच्चों को खानुज़ई के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सूबाई वज़रा, कबायली मिशरान, उलमाए कराम और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अल्लाहु अकबर। बच्चों के वालिद ने खटमल मार स्प्रे से खाना मुतासिर होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। फैसल अखवंजादा ने कहा कि खाना स्प्रे से मुतासिर होता तो उस पर भी असर अंदाज होता। उम्मीद है शफाफ तहकीकात होंगी। एसएसपी साउथ को भी मैंने फोन पे बताया कि आप कमरे के मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करो, हो सकता है, क्योंकि खाना मैंने भी खाया था, खाना मेरी वाइफ ने भी खाया था, ठीक है ना। एक वो मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा तहकीकात को, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ ना। मुजरे सेहत खाने के बायस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज जाँ बहक बच्चों की फूफी बीना भी जाँ बहक हो गई। 28 साला बीना आईसीयू में ज़ेर इलाज थी। रात गए तबीयत अचानक बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। दूसरी जानिब वाक़े की तहकीकात जारी है। हुकाम के मुताबिक मुतासिरा खानदान ने वर्ड से बच्चों को फिंगर चिप्स और जूस
खराब होने पर आधे खाकर फेंक दिए थे। नौबहार और बिरयानी सेंटर से चार खाया, ताहम कोई मुतासरा शख्स ताहाल सामने नहीं आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े के बाद से नौबहार होटल और स्टूडेंट बिरयानी के मालिकान आबिद जमशेद और परवेज मफरूर हैं, जिनकी तलाश के लिए छापे जारी हैं। और इन हलाकतों के बाद फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां भी जारी हैं। कराची के बंस रोड पर सिंध फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए कबाब हाउस को सील कर दिया है। कबाब हाउस का किचन गंदा होने पर सील किया गया। किचन से सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची के बंस रोड पर सिंध फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए कबाब हाउस को सील कर दिया है। कबाब हाउस का किचन गंदा होने पर सील किया गया, जबकि किचन से सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। कराची में गैरत के नाम पर फिर 2 जानें चली गईं। मुबैना तौर पर जिरगे के हुक्म पर लड़का और लड़की को कत्ल किया गया। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मकतूलीन का आबाई ताल्लुक काला ढाका खैबर पख्तूनख्वा से था। तफसीलात जानिए दानियाल सैयद की रिपोर्ट में। गैरत के नाम पर कत्ल का एक और घिनौना वाकया सामने आ गया। कराची के इलाके मोमनाबाद में रिहाइश पजीर नसीब सरखान और नूर बीबी को नामालूम अफराद ने कत्ल किया। गले काटे और भारी भरकम चीज से हलाक करके दोनों की लाशें पहाड़ी पर फेंक दी। पुलिस को शुबा है कि जोड़े को झिरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया। एसएसपी वैस ने बताया है कि नसीब जरखान 8 माह कबल घर वालों से लड़कर घर छोड़कर चला गया था, जबकि नूर बीबी भी 1 माह कबल घर से गायब हुई थी। पुलिस ने FIR दर्ज करके केस की तफ्तीश शुरू कर दी है। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल भी गैरत के नाम पर मुल्क भर में 750 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए थे। दानियाल सैयद 24 न्यूज़ कराची। और कराची के नाले में एक और बच्चा गिर गया। कायदाबाद में सवाती मोहल्ला के बरसाती नाले में 8 साला बच्चा गिरा। पुलिस और रेस्क्यू टीमें बच्चे को तलाश करने में मसरूफ हैं। कराची में रवा साल फायरिंग के वाकयात में इजाफा हो गया। सियासी जमात के कारकुनान समेत 56 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अली रजा की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में फायरिंग के वाकयात में इजाफा। रवा साल में कई सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की जान ले ली गई। जुमे को यूपी मोड़ पर हाई रूफ पर फायरिंग से कराची फिशरी से ताल्लुक रखने वाले 2 ताजर को होटल से बाहर निकलने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। घर के बाहर बैठे MQM हकीकी के कारकुन हम्माद की भी जान ले ली गई। जबकि 11 फरवरी को न्यू कराची में MQM के UC ऑफिस पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में मुत्तहदा के कारकुन शकील अंसारी जाँ बहक हुए। 15 फरवरी को जिला वेस्ट से 2 PTI के कारकुन फायरिंग से जाँ बहक हुए। 18 फरवरी को सखी हसन निगाड़ी पर फायरिंग से PSP रहनुमा अब्दुल हबीब जी को कत्ल कर दिया गया। 23 फरवरी को लियाकताबाद में नईम नामी शख्स को गोलियां मारकर निशाना बनाया गया, जबकि गुज़िश्ता रोज मॉस्को से मिलने वाली लाश की शनाख्त रुबाब के नाम से कर ली गई। कराची से ही आपको खबर देंगे, जहां डिफेंस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 मुलजिम पकड़ लिए जो पुलिस यूनिफॉर्म में लोगों से रकम बटोरते थे। इसी पर हम बात करेंगे अली रजा से, जो इस वक्त थाने में मौजूद हैं। जी अली रजा, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, डिफेंस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है पुलिस की वर्दी में पहनकर एक मुलजिम हसन को जो है वो गिरफ्तार किया है। मुलजिम हसन के कब्जे से जो है वो मंशियात और असला बरामद हुआ है। मुलजिम हसन के साथ 2 साथी भी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त मुलजिम हसन हमारे साथ मौजूद है। ये कैसे, ये बताइएगा, ये वर्दी कहाँ से ली? और हैदराबाद गए थे ज़ियारतों पे घूमने फिरने के लिए मैं ना, तो वहाँ पर मैं लंडा बाज़ार गया था जूते खरीदने के लिए मैं, तो वहाँ से मुझे लंडा बाज़ार से ये वर्दी मिली तो मैंने ख़रीदी सर। जी बिल्कुल, देखिए हैदराबाद में बासानी मुलजिम के मुताबिक जो है बासानी ये वर्दी जो है वो मिल रही है और कोई भी शख्स जो है वर्दी पुलिस की पहनकर कार्रवाई कर सकता है। ताहम मुलजिम के जो खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज है, तफ्तीश जारी है। मुमकिन है कि मजीद चीज़ें जो है वो सामने आ सकें। जबकि मुलजिम के कब्जे से जो है मुख्तलिफ स्टिकर, क्योंकि इनके पास एक बैग था, वो भी निकला है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, तो इम्कान है कि मजीद चीज़ें जो है वो सामने आ सकेंगी। जी अली रजा, शुक्रिया आपका। और कराची के तालीमी इदारों में मुनशियात का जहर तेजी से सरायत करने लगा। मजीद 2 तालीमी इदारों में नौजवान तलबा का मुनशियात के इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। गुलशन इकबाल में वाक़े 2 बड़े तालीमी इदारों में तलबा मुनशियात इस्तेमाल करने लगे। तलबा से मुतालिक तमाम तफसीलात और तंजीमी वाबस्तगी पर मुश्तमिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक तलबा यूनिवर्सिटी के अंदर पार्किंग समेत दीगर मुकामात पर नशा करते हैं। मुनशियात की फ्राहमी में तलबा ग्रोह भी मुलव्विस है।
اور کراچی میں شیشہ کیفے کے خلاف پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ رساٹی شیشہ کیفے پر پولیس نے ایک مرتبہ پھر چھاپا مار کر 7 افراد گرفتار کر لیے۔ چھاپے کے دوران 20 شیشے اور فلیور قبضے میں لے لیے۔ پولیس کے مطابق رساٹا شیشہ کیفے پر اس سے قبل متعدد بار چھاپا مار کر کاروبار بند کروایا گیا ہے۔ پولیس کا کام غیر قانونی کاروبار بند کروانا جبکہ سیل کرنا دیگر ادارے کی ذمہ داری ہے۔ اور کراچی کے بعد بات کریں گے لاہور کی، جہاں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمز نے کارروائی کرتے ہوئے 7 کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی۔ ہیروئن بیڈ شیٹ میں چھپا کر برمنگھم بھجوائی جا رہی تھی۔ کسٹم حکام کے مطابق ہیروئن کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں مالیت 7 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے۔ کراچی میں فائرنگ کے واقعات نہ تھم سکے۔ اورنگی ٹاؤن میں تندور پر بیٹھے شہریوں پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ سانحہ ساہیوال پر جی آئی ٹی کی رپورٹ مکمل ہو گئی۔ رپورٹ میں خلیل اور اس کی فیملی کو معصوم قرار دے دیا گیا جبکہ ذیشان کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ جی آئی ٹی نے ذیشان کے بھائی احتشام کا کردار بھی مشکوک قرار دے دیا۔ سانحہ ساہیوال کے معاملے پر جی آئی ٹی رپورٹ مکمل ہو گئی۔ دوران تفتیش جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے 13 افراد کے بیانات ریکارڈ کیے۔ جی آئی ٹی نے رپورٹ میں کہا کہ فرانزک رپورٹ کے مطابق ذیشان داعش سے رابطے میں تھا جبکہ ذیشان کے بھائی احتشام کا کردار مشکوک قرار دے کر اس کو 4تھ شیڈول میں شامل کرنے اور نگرانی کرنے کی سفارش کی۔ رپورٹ میں خلیل اور اس کی فیملی کو بے گناہ قرار دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ خلیل اور اس کے خاندان کو ذیشان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھیں کہ وہ کسی دہشت گرد تنظیم کے لیے کام کر رہا ہے۔ جے آئی ٹی نے تمام ملبہ سی ٹی ڈی کے گرفتار 6 اہلکاروں پر ڈال دیا۔ سینئر افسران کو کلین چٹ دے کر کلیئر قرار دے دیا۔ تاہم ایس ایس پی اور ڈی ایس پی سی ٹی ڈی ساہیوال کے خلاف شواہد میں رد و بدل کرنے پر محکمانہ کارروائی کی سفارش کی گئی۔ جے آئی ٹی نے پولیس کی گاڑی پر جھوٹی فائرنگ کرنے پر گرفتار اہلکاروں پر الگ مقدمہ درج کرنے کی بھی سفارش کی۔ جے آئی ٹی نے رپورٹ تو تیار کر لی مگر خلیل اور ذیشان کی فیملی نے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ملزموں کو سزا ملنے تک انصاف کی امید نہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے تاحال رپورٹ پر کوئی کارروائی کی ہدایت نہیں کی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے نصیر آباد کے گھر میں گھس کر 2 خواتین اور ایک بچے کو چھریوں کے وار سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق قتل ہونے والے ساس، بہو اور پوتا ہیں۔ مقتولین کے گھر سے پولیس نے 2 افراد حراست میں لے لی۔ تفتیش جاری ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور کا علاقہ ہے نصیر آباد جہاں پر گھر میں گھس کر 2 خواتین اور ایک بچے کو چھریوں کے وار سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق قتل ہونے والے ساس، بہو اور پوتا ہیں۔ مقتولین کے گھر سے پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ تفتیش جاری ہے۔ راولپنڈی کے علاقے فیصل آباد میں محکمہ وائلڈ لائف نے کارروائی کرتے ہوئے نایاب نسل کے لیپرڈ کیٹ کے بچے اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کارروائی کے دوران اسمگلنگ کی کوشش کرنے والے 2 ملزم حراست میں لے لیے گئے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ نیشنل پارک کا جو ایک چیتے کی جو قسم ہے لیپرڈ کیٹ، اس کو جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے پکڑا گیا اور اس کو فروخت کرنے کی جو ہے کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے۔ یہ ہے وہ جو ہے کیٹ جو کہ اس وقت بالکل سہمی ہوئی جو ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وہ ٹیم ہے وائلڈ لائف کی جنہوں نے آج یہ کارروائی کی ہے۔ کیسے پکڑی کیسے جی یہ؟ جب ہمیں اطلاع ملی تو ہم گاہک بن کر ان کے پاس گئے۔ پچھلے 2 دن سے ہماری ان کی ڈیل چل رہی تھی۔ بالآخر 45,000 روپے میں ہماری ان کی ڈیل فائنل ہوئی اور انہوں نے 3,000 روپے ہم سے موقع پہ لیا اور باقی انہوں نے کہا کہ جی شام کو آپ ہمیں لوکیشن بتائیں، آپ کو وہاں پہ ہم ڈیلیور کر دیں۔ اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر فہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انلیگل ٹریڈ کی وجہ سے، ان پوچر کی وجہ سے بالکل اس کی جو نسل ہے یہ ختم ہونے کے قریب ہے۔
तो ये दोनों डिपार्टमेंट, पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की मुश्तरका कार्रवाई से इस कार्रवाई की पंजाब गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ का वो और हम उनके हवाले कर रहे हैं। इसकी जो पकड़ने के हवाले से और फिर आगे फरोख्त हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए कानून भी सख्त किए जाएँ और इस हवाले से जो टीमें जो काम कर रही हैं उनको भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस कियानी, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं कि एबटाबाद के इलाके चांगला गली के करीब मरी रोड पर बर्फानी तोदा गिर गया। तोदा गिरने के बायस मरी रोड ब्लॉक हो गई है। सड़क के दोनों इतराफ सियाहों की गाड़ियां फंस गईं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मलबा हटाने का काम आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, एबटाबाद का इलाका है चांगला गली, जहां पर मरी रोड पर बर्फानी तोदा गिर गया है और तोदा गिरने के बायस मरी रोड ब्लॉक हो गई है। सड़क के दोनों अतराफ सयाहों की गाड़ियां फंस चुकी हैं। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के इलेक्शन में फ्रेंड्स पैनल ने मैदान मार लिया। 20 रुकनी काउंसिल और फैकल्टी की 4 साल मुद्दत के लिए लाहौर समेत मुल्क भर के 13 सेंटर्स पर पोलिंग हुई। इंतखाबात में कॉलेज के फेलोज ने हक राय दही इस्तेमाल किया। फ्रेंड्स पैनल की जीत पर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की रिहाइशगाह पर जश्न का समा रहा। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि प्रोफेसर ज़फरुल्लाह चौधरी की क़यादत में CPSP ने आला तिब्बी तालीम और तरबियत में काबिल फ़ख्र रिवायात कायम की हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के इलेक्शन में फ्रेंड्स पैनल ने मैदान मार लिया है। 20 रुकनी काउंसिल ऑफ फैकल्टी की 4 साल मुद्दत के लिए लाहौर समेत मुल्क भर के 13 सेंटर्स पर पोलिंग हुई। इंतखाबात में कॉलेज के फेलोज ने हक राय दही इस्तेमाल किया। फ्रेंड्स पैनल की जीत पर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की रिहाइशगाह पर जश्न का समा रहा। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि प्रोफेसर ज़फरुल्लाह चौधरी की क़यादत में CPSP ने आला तिब्बी तालीम और तरबियत में काबिल फ़ख्र रिवायात कायम की हैं। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ कहते हैं कि वो पाकिस्तानी फौज के आर्मी चीफ को फॉलो करते हैं। बेहतर है इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा के विजन को फॉलो करें। अच्छा होता भारतीय आर्मी चीफ जनरल बाजवा के अमन मिशन को भी फॉलो करते। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ को मशवरा दे दिया। I follow him very well. I follow very good. I know very good. भारतीय टीवी को इंटरव्यू देते हुए भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत ने एतराफ किया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फॉलो करता हूं। मुझे इल्म होता है वो कहां का दौरा कर रहे हैं। जनरल बाजवा से आपकी कभी बातचीत होती है? What is your view on him? I follow him very well. I follow him in whatever he says. I keep taking a feedback from him. I follow very good. I know very good. All that I do follow him. And well, he is the chief of the Pakistan Army, so I have to follow. DGISPR ने भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि जनरल बाजवा का विजन इलाकाई अमन और तरक्की है। भारत को पाकिस्तान के साथ दुश्मनी को तर्क करना होगा। I follow him very well. भारतीय आर्मी चीफ अक्सर पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और गीदड़ भभकियां देने में मसरूफ रहते हैं। पाक फौज के सिपह सलार को फॉलो करने के बयान पर जनरल बिपिन रावत को भारतीय शहरी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। गीदड़ भभकियों के बाद मोदी ने दिखा दिया औकात। जंगी जनून में मदहोश मोदी को होश आ गया। धमकियों से काम ना चला तो घुटने टेक दिए। भारतीय वजीर आजम इमरान खान को पिछली बातें याद दिलाने लगे। कहा जब इमरान खान वजीर आजम बने तो मुबारकबाद का टेलीफोन किया। इमरान खान से कहा कि पाकिस्तान और भारत ने बहुत लड़ लिया, अब हमें गुर्बत और नाखानदगी के खिलाफ लड़ना है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि वो पठान है, अपनी बात पर कायम रहेंगे। अब वक्त है कि वो अपनी बात को पूरा करें। वो देखेंगे इमरान खान अपनी बात पर कायम रहते हैं या नहीं। मोदी इलेक्शन के लिए पाकिस्तान का कार्ड भी इस्तेमाल करने लगे। कहा कुछ लोग पाकिस्तान जाकर कहते हैं कि मोदी को किसी तरह से इक्तदार से हटाओ। ऐसे लोग भारत में बैठकर पाकिस्तान की की गुंडागर्दी जारी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने यासीन मलिक और अमीर जमात इस्लामी अब्दुल हामिद समेत मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। मोदी
सरकार का पागलपन खत्म न हो सका। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। इस दौरान हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को श्रीनगर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। Yesterday's crackdown resulted in separatist Yasin Malik's arrest. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने अमीर जमात इस्लामी अब्दुल हामिद फयाज समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया है। हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल में मीर वाइज उमर फारूक का कहना था कि मकबूजा वादी के अवाम आर्टिकल 35A में रद्द-ओ-बदल तस्लीम नहीं करेंगे। कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय गैर आईनी पुरतशद्दुद इक़दाम से जमीनी हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। ताकत और धमकियों से सूरत हाल मजीद खराब होगी। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भारत कश्मीरियों को जेल में बंद कर सकता है, लेकिन उनकी सोच को कैद नहीं किया जा सकता। नारोवाल में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से जाँ बहक होने वाली लड़की गुलशन बीबी की नमाज जनाजा अबाई गांव ताजपुरा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल समेत इलाके की सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नारोवाल में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से जाँ बहक होने वाली लड़की गुलशन बीबी की नमाज जनाजा आबाई गांव ताजपुरा में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने भी शिरकत की। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। पुलवामा हमला कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म का रद्द-ए-अमल है। भारत की तरफ से जारहियत का मिलकर जवाब दिया जाएगा। वह लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक कौम मुत्तहिद होकर ये मैसेज दे रहे हैं और देंगे PMLN समेत कि कोई भी मैली आंख जो है वो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम किसी किस्म का भी अगर जारियत होगी तो उसका भरपूर अंदाज में उसका जवाब देने का पाकिस्तान का पूरी कुव्वत है। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर पावर हैं। ये जो दहशतगर्दी की जंग है, अगर किसी मुल्क में सबसे ज़्यादा नुकसानात बर्दाश्त किए तो वो पाकिस्तान है। ये सारी दुनिया को मालूम होना चाहिए। और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी राह के साबिक सरबरा AS दुल्लत ने भी नरेंद्र मोदी को खरी खरी सुना दी। कहा, मोदी पहले तोले फिर बोलें, पाकिस्तान के साथ जंग कोई पिकनिक नहीं। पाक आर्मी चीफ और नवजोत सिंह सिद्धू का गले मिलना पंजाबियों की जप्फी थी। होश के नाखून ले, जंग कोई पिकनिक नहीं। साबिक रॉ चीफ ने मोदी को ठंडा कर दिया। अगर अमृतसर पर बमबारी हुई या मुजफ्फराबाद पर बम गिराया गया तो क्या हम नताइज सह पाएंगे? भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने अहम सवाल उठा दिए। भारतीय मैगजीन को इंटरव्यू में रॉ के साबिक सरबराह AS दुल्लत ने मोदी को जंग के खौफनाक नताइज से आगाह करते हुए कहा कि ये 1971 नहीं है, अब हथियार बदल चुके हैं। आज के दौर में जंग भयानक होगी। जंग के अलावा भी दूसरे ऑप्शंस पर गौर करना चाहिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करते हुए AS दुल्लत का कहना था कि मोदी के बयानात को आने वाली नस्लों को भुगतना होगा। मोदी को नहीं कहना चाहिए था कि फौज को फ्री हैंड दे दिया गया है। मोदी पहले तोलें फिर बोलें। रॉ के साबिक चीफ ने नवजोत सिंह सिद्धू और पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जप्फी को इलाकाई और सकाफती रंग देते हुए कहा कि सिद्धू जनरल बाजवा से ऐसे मिले जैसे पंजाबी एक दूसरे से मिलते हैं। वो मुलाकात सिर्फ दो पंजाबियों की नहीं बल्कि एक जट की दूसरे जट से थी। सवाल है कि क्या भारत OIC इजलास में बतौर ऑब्जर्वर शरीक होगा, क्योंकि भारत के साबिक वजीर सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा दावा कर दिया है। कहा, मैंने सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के दौरान ऐसा मुतालबा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि उन्होंने मुतालबा किया था कि भारत को OIC इजलास में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाए। उनका कहना था कि अब वो ये बात सुनकर खुश हैं कि सुषमा स्वराज OIC के आइंदा इजलास में शरीक होंगी। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल गैर मुल्की सफीरों को भी भा गया। फेस्टिवल के दूसरे रोज सकाफती और इलाकाई जुबानों पर सेशंस हुए। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह कहती हैं कि भारत का बगैर सबूत बयानबाजी करना काबिले मजम्मत है। मजीद जानिए बसाम सुल्तान की रिपोर्ट में।
ہمرا آرٹ سینٹر میں جاری لاہور لٹریری فیسٹیول کے دوسرے روز جہاں مختلف سیشنز میں ادب، ثقافت اور سیاست پر بات چیت ہوئی، وہیں اسپینش گٹارسٹ نے پرفارم کر کے فیسٹیول کے شرکاء کو محظوظ کیا۔ گٹارسٹ نے اپنے گٹار کی دھنوں سے شرکاء کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ فیسٹیول جہاں شرکاء کو ادب، سیاست اور ثقافت سے آگاہی دے رہا ہے، وہیں نوجوانوں کی دلچسپی خوشائند ہے۔ لاہور کے علاقے نواکوٹ میں 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ 24 نیوز نے واقعے کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ شلوار قمیض میں ملبوس شخص نے سرعام روڈ پر فائرنگ کی۔ معمولی تلخ کلامی پر 30 سے زائد افراد نے فرنیچر مارکیٹ پر دھاوا بول دیا۔ 2 افراد فائرنگ سے جبکہ 3 افراد ہاتھا پائی سے زخمی ہوئے۔ پولیس کارروائی کرنے سے گریزاں نظر آئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور سے، جہاں پر نواکوٹ میں 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی میں CCTV فوٹیج کی مدد سے موٹر سائیکل چور گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم مختار احمد کو فوٹیج میں موٹر سائیکل چوری کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پری ڈی پولیس نے ملزم کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے، جہاں پر CCTV فوٹیج کی مدد سے موٹر سائیکل چور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم مختار احمد کو فوٹیج میں موٹر سائیکل چوری کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پری ڈی پولیس نے ملزم کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی ہے۔ ادھر منڈی بہاؤدین کے علاقے واڑہ عالم شاہ میں گھر میں سوئی گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں گھر کی چھت اڑ گئی۔ آگ لگنے سے 1 لڑکی جاں بحق اور 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ماں، 3 بیٹیاں، 1 بیٹا اور خاتون کی نواسی شامل ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں منڈی بہاؤدین کے علاقے واڑہ عالم شاہ سے، جہاں پر گھر میں سوئی گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں گھر کی چھت ہی اڑ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان اور میاں نواز شریف کے ٹیکس میں کمی سامنے آئی۔ دونوں رہنماؤں نے 2017 میں 2016 سے کم ٹیکس جمع کرایا۔ دوسری طرف شاہد خاقان عباسی کے ٹیکس میں وزیر اعظم بننے کے بعد اضافہ ہوا تھا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے وقاص عظیم۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اندرون اور بیرون ملک جائیدادوں کے چرچے ہیں، لیکن ان کے 2017 میں قومی خزانے میں جمع کرائے گئے ٹیکسز میں کمی دیکھی گئی۔ نواز شریف نے 2017 میں 2,63,000 روپے ٹیکس ادا کیا، جبکہ 2016 میں 25 لاکھ روپے سے زائد ٹیکس ادا کیا۔ دوسری جانب تبدیلی کے دعوے دار عمران خان کی طرف بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ 2017 میں عمران خان نے 1,37,000 جبکہ 2016 میں 2017 سے بھی کم 1,59,609 روپے سے زائد ٹیکس ادا کیا، جبکہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا معاملہ الٹ نکلا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے 2016 میں 26,50,000 ٹیکس ادا کیا، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے تو ان کی آمدن میں بھی اضافہ ہوا اور انہوں نے 2017 میں قومی خزانے میں 30 لاکھ نیوز اسلام آباد۔ جبکہ احسن اقبال نے وزیر اعظم کی ٹیکس ادائیگی پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے 1,03,763 روپے انکم ٹیکس جمع کرایا، جبکہ وہ 300 کنال کے محل میں رہتے ہیں۔ میں اسلام آباد میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں اور 3,68,598 روپے ٹیکس ادا کیا۔ کوئی بتائے گا کہ میرے سے 1/3 کم ٹیکس ادا کر کے اتنی شاندار زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ اس کا جواب ATMs ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے ایک بار پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ممبرشپ کا دعویٰ کر دیا۔ شیخ رشید کے دعوے کو PTI کے رہنما ریاض فتیانہ نے کہا کہ شیخ رشید جنگل کے بادشاہ ہیں، جو مرضی چاہے کہتے رہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ میری پرائم منسٹر صاحب سے پرسوں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ شہباز شریف کسی قیمت پر قبول نہیں ہے۔ PAC کی ممبرشپ وزیر ریلوے کی پکی چھیڑ بنتی جا رہی ہے، چاہے موقع کوئی بھی ہو۔ کمیٹی کی ممبرشپ کا نہ ہونا اور شہباز شریف کی چیئرمین شپ پر ہر وقت شیخ رشید کے اعصاب پر سوار رہتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اصولی موقف اپنانے پر موصوف وزیر نے
तो स्पीकर कौमी असम्बली तक को भी ना छोड़ा था। कोई हक नहीं है स्पीकर का कि मुझे पब्लिक अकाउंट से रोके। ये इमरान खान की वजह से कौमी असम्बली में आए हैं। अगर इमरान खान ना होता तो ये काउंसलर भी कहीं ना बन सकते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर शहबाज शरीफ पर हर वक्त बरहम दिखाई देने वाले वजीर रेलवे गुज़िश्ता कुछ दिनों से खामोश थे, लेकिन हफ्ते को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिर से PAC की मेंबरशिप का बयान दाखिल किया। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या मैं मेंबर हूँ? मैं खुद ही अभी नहीं जा रहा। मेंबर नोटिफाई प्राइम मिनिस्टर करता है, पार्टी हेड करता है, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। शेख जी के अनोखे दावे का जवाब हुकूमती कैंप से ही आ गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज सत्याना कहते हैं कि शेख रशीद जंगल के बादशाह है, जो मर्जी चाहे कहे। शेख रशीद साहब जंगल के बादशाह है। जिस कहने कमेटी में जिस कबीना में जहाँ दिल चाहे बैठ सकते हैं, उनको रोक सकता है। अमलन वो मेंबर नहीं है, ना उनकी नोटिफिकेशन हुई है। बाकी उनका जैसे दिल चाहे मन मौजी जो दिल चाहे वो मैं कह देते हैं। अभी चंद रोज पहले ही सऊदी वली अहद को दिए गए दोहराने पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसे से मुआफी तलबी भी हो गई। मौसूफ ने ये यकीन दहानी भी कराई थी कि दोबारा गलती नहीं होगी, लेकिन वो शेख रशीद ही क्या जो शोशे छोड़ने से बाज आ जाए। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएं कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने जिना अस्पताल लाहौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ का कहना था लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हक और सच की फतह है, जबकि मरियम नवाज कहती हैं फतह का मौसम आने वाला है। तफसीलात जानेंगे लाहौर से उमर असलम की इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अयादत के लिए उनके छोटे भाई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिना अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अपने बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की और उनकी अयादत की। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अलीमा खान के खिलाफ इंक्वायरी पर कुछ न किया जाए और बाकियों को निशाना बनाया जाए। लगाए झूठे शीशे वजीर आजम के मियां नवाज शरीफ के इलाज पर सरकारी खजाने से 28 करोड़ खर्च करने के बयान पर शहबाज शरीफ कहते हैं कि लुग़वियात का जवाब नहीं देना चाहता, जबकि शहबाज शरीफ का अपने मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले पर कहना था ये हक और सच की फतह है। क्या कहेंगे मियां साहब? साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के लिए उनकी बेटी मरियम नवाज घर से खाना लाई। कहती हैं कि फतह का मौसम आ गया है। बिल्कुल फतह, और अब इंशाल्लाह फतह का मौसम आ गया। मरियम नवाज का मियां शहबाज शरीफ के हवाले से हाई कोर्ट के फैसले पर कहना था कि सच की फतह हुई, वक्त गुजर जाता है और सच सामने आ ही जाता है। साबिक वजीर आजम के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान से जब पूछा गया कि मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान में एंजियोग्राफी हो सकती है या नहीं, तो वो सवाल का जवाब गोल ही कर गए। इस मौके पर लीगी कारकुनान की जानिब से साबिक वजीर आजम की सेहत याबी के लिए दुआएं और इजहार यकजहती का सिलसिला जारी रहा। अब आपको बताएं पीपल्स पार्टी ने सिंध से विफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल के इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई। मुजवजा एहतजाजी तहरीक का आगाज सखर और हैदराबाद डिवीजन से होगा। पहले मरहले में जिले हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध से विफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल के इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई है। मुजवजा एहतजाजी तहरीक का आगाज सखर और हैदराबाद डिवीजन से होगा। पहले मरहले में जिले हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। जैज बिजनेस गोल्फ टूर्नामेंट इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गया। ये इवेंट पाकिस्तान में गोल्फ के खेल को फिरोग देते हुए मुल्क भर से कॉर्पोरेट और बिजनेस सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले अफराद को एक जगह इकट्ठा करके बेहतरीन खेल और तफरीह का मौका फराहम करता है। तफसीलात जानिए ज़िशान भट्टी की रिपोर्ट में। जैज बिजनेस गोल्फ टूर्नामेंट गुज़िश्ता 7 साल से पाकिस्तान में गोल्फ इवेंट्स का सबसे बड़ा इवेंट है। जैज के चीफ कॉर्पोरेट एंड एंटरप्राइज ऑफिसर अली नसीर का कहना है गुज़िश्ता 7 सालों से हमारे कस्टमर्स और गोल्फ में दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बना दिया। तो ये टूर्नामेंट साल में हम एक दफ़ा मुख्तलिफ शहरों में कराते हैं और हमारी उम्मीद ये है कि जो हमारे सार्फिन, कंपनियाँ, हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो जैज के बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ एक दिन हम महसूस हो सके, एंजॉय करें, अच्छा मौसम, अच्छी कंपनी। इस्लामाबाद के जो हमारे कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं उनको गोल्फ पसंद भी बहुत है, तो ये एक बड़ा अच्छा एक फंक्शन हो जाता है गुफ्तगू करने का, उनसे हमें कोई फीडबैक मिलती है, कुछ शिकायत सुननी पड़ती हैं। टूर्नामेंट में गोल्फर्स, कस्टमर्स और जैज की टॉप मैनेजमेंट ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ कैटेगरीज में मीडिया के नुमाइंदों को शानदार मुजाहिरा दिखाने पर खिलाड़ियों के माबैन इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन आशिर भट्टी के साथ ज़िशान भट्टी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।